नमस्कार दोस्तों, मैं कुंदन कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद कुंदन पे। दोस्तों, हमने पिछले वीडियो में संविधान का विदेशी स्रोत, हमारे भारतीय संविधान में जो भी विदेशी स्रोत लिए गए थे दोस्तों, उनके बारे में हम जाने थे कि क्या क्या लिए गए थे। दोस्तों, आज जो है हम संविधान की विशेषता के बारे में जानेंगे कि हमारा जो संविधान है इसकी क्या क्या विशेषताएं हैं और क्या क्या महत्वपूर्ण बातें हैं। तो दोस्तों चलिए आज हम उनको जानते हैं कि हमारे संविधान की क्या क्या विशेषताएं हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों देखिएगा, जैसा कि मैं यहाँ लिखा हुआ हूँ कि संविधान की विशेषता, सबसे पहला दोस्तों संविधान, हमारे संविधान की विशेषता क्या है कि सबसे बड़ा लिखित संविधान है। दोस्तों देखिएगा, सबसे बड़ा अगर संविधान, अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन दे दे कि सबसे बड़ा संविधान किसका है, तो दोस्तों वो ब्रिटेन का है। किसका है? ब्रिटेन का। और ब्रिटेन का जो संविधान है वो अलिखित संविधान है, कहने का मतलब बिना लिखा हुआ संविधान है। उसके बाद हमारी संविधान को जो बात किया जाए, हमारे संविधान कैसे हैं, तो दोस्तों सबसे बड़ा लिखित संविधान, कहने का मतलब लिखा हुआ संविधान जो है हमारा अपने भारत का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। उसके बाद दोस्तों अमेरिका का भी लिखित संविधान है। और एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि संविधान निर्माण की प्रक्रिया जो सबसे पहले शुरू की थी, सबसे पहले जिस देश ने शुरू की थी दोस्तों वो था फ्रांस। क्या था? फ्रांस। ठीक है दोस्तों, फ्रांस जो था वो संविधान निर्माण की प्रक्रिया सर्वप्रथम ये शुरू किया था। ठीक है दोस्तों, फ्रांस जो था वो संविधान निर्माण की प्रक्रिया सर्वप्रथम शुरू किया था। और अगर आपको क्वेश्चन दे दे कि बताइए सबसे बड़ा लिखित संविधान किस देश का है, तो दोस्तों लिखित संविधान अगर पूछे तो अपना भारत का है सबसे बड़ा लिखित संविधान। और अगर पूछे कि सबसे बड़ा संविधान किस देश का है, सबसे बड़ा संविधान किस देश का है, अगर ये पूछ दे तो वो होगा ब्रिटेन का। ठीक है दोस्तों, क्या होगा? ब्रिटेन का। दो बातें यहाँ मेन ध्यान रखिएगा कि लिखित अगर पूछ दे तो अपना भारत होगा, और अलिखित संविधान अगर पूछ दे, सीधे पूछ दे कि सबसे बड़ा संविधान, उसमें अगर अलिखित का जिक्र न भी करे तो भी वो ब्रिटेन का होगा। अगर वो क्वेश्चन पूछ दे कि सबसे बड़ा लिखित संविधान किस देश का है, तो वो होगा भारत। ठीक है दोस्तों, तो ये दो बातें आप ध्यान में रखिएगा क्योंकि यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है बिल्कुल, क्योंकि सीधे ध्यान रखिए लिखित तो भारत, अलिखित अगर सबसे बड़ा संविधान तो वो ब्रिटेन। ठीक है दोस्तों, उसके बाद दोस्तों आते हैं हम आंतरिक एवं बाह्य स्रोत। संविधान की जो दूसरी विशेषता है वो क्या है? आंतरिक एवं बाह्य स्रोत। ठीक है दोस्तों, आंतरिक एवं बाह्य स्रोत। ठीक है, आंतरिक एवं बाह्य स्रोत का मतलब मेरे भाई ये हो गया कि जैसा कि मैंने अभी पिछले वीडियो में आपको कल बताए हुए थे कि हमारे संविधान में बाहर से बाहरी स्रोत क्या थे, तो दोस्तों वो तो हो गया हमारा बाह्य स्रोत। और आंतरिक स्रोत जो कहे, जब हमारे देश पे ब्रिटेन का शासन था, ब्रिटिश सरकार का शासन था दोस्तों, उस समय जो भी अधिनियम, जैसे कि सबसे ज़्यादा अगर देखा जाए तो बाह्य आंतरिक स्रोतों में दोस्तों भारत सरकार का अधिनियम एक 1935 में लाया गया था दोस्तों, ब्रिटिश सरकार के द्वारा। किनके द्वारा दोस्तों? ब्रिटिश सरकार के द्वारा। कब लाया गया था? 1935 में। ठीक है, 1935 में। तो दोस्तों ये जो 1935 में जो ब्रिटिश सरकार के द्वारा ये भारत में अधिनियम लाया गया था कि भारत अधिनियम 1935, तो दोस्तों इससे भी हमारे संविधान में बहुत सी बातें ली गई थी। तो दोस्तों ये जो हमारा आंतरिक एवं बाह्य स्रोत का मतलब हुआ कि बाह्य तो हो गया कि दोस्तों जो हम बाहर देशों से लिए हुए हैं वे, आंतरिक स्रोत का मतलब ये हो गया कि जो हमारे देश में जब ब्रिटिश शासन चल रही थी उस समय से जो हम लिए वो। तो दोस्तों ये सेकेंड बात है, आंतरिक एवं बाह्य स्रोत का तात्पर्य ये हो गया। अब आता है तीसरा नंबर की लचीला और कठोर का संगम। दोस्तों देखिएगा, हमारा संविधान जो है दोस्तों वो लचीला और कठोर दोनों का संगम है। कहा जाए तो लचीला का और कठोर का मतलब क्या हुआ? जैसे कि मान के चलिए दोस्तों, अगर हमारे संविधान में किसी तरह की त्रुटि अगर होती है, किसी तरह की कहीं कोई अनुच्छेद हटाने या अनुच्छेद जोड़ने की बात आती है, तो दोस्तों वो जो है हम संविधान में संशोधन करके कर सकते हैं, जो कि 368 के अनुच्छेद में है संविधान का संशोधन। तो दोस्तों उसी से तात्पर्य हो जाता है कि संविधान हमारा कठोर और लचीला दोनों है। कहने का मतलब ये हुआ कि इसमें जब जैसे कि देखा जाए, इसमें जब जरूरत पड़ेगा तो दोस्तों इसमें संशोधन किया जा सकता है, और अगर जरूरत पड़े तो इसमें कुछ संशोधन करके हटाए भी जा सकते हैं। तो दोस्तों इसमें कठोर एवं
लचीलापन का मतलब यही हुआ। ठीक है दोस्तों, अब देखिए अगला नंबर 4 क्या कह रहा है कि एकल नागरिकता। दोस्तों हमारे भारत में जो है दोस्तों एकल नागरिकता ये कहाँ से ली गई है? तो दोस्तों मैंने कल आपको बताया था कि ब्रिटेन से जो है एकल नागरिकता ली गई है। कहने का मतलब अपना भारत में जो है दोस्तों कैसी नागरिकता है? एकल नागरिकता। और अमेरिका में अगर देखा जाए तो दोस्तों दोहरी नागरिकता है। कहने का मतलब राज्य स्तर पे अलग नागरिकता होती है और उसके केंद्र लेवल पे एक अलग नागरिकता होती है। ठीक है दोस्तों, तो ये चीज ध्यान रखिएगा कि पूछा जाए कि भारत की नागरिकता, जैसे कि एग्जाम में क्वेश्चन दे दे कि भारत की नागरिकता कैसी है, तो दोस्तों भारत की नागरिकता एकल नागरिकता है। ठीक है दोस्तों, भारत की नागरिकता एकल नागरिकता है। इसके बाद दोस्तों हम आते हैं मौलिक कर्तव्य, मौलिक अधिकार। दोस्तों देखिएगा मौलिक अधिकार हमारे, जैसे कि मैंने कल भी आपको बताया था कि मौलिक अधिकार हमें पहले 7 दिए गए थे। कितने दिए गए थे दोस्तों? 7 दिए गए थे। लेकिन 44वें संविधान संशोधन के द्वारा, 44वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा दोस्तों संपत्ति का जो अधिकार था, संपत्ति का जो अधिकार था हमारे मूल अधिकार के अंतर्गत, उसे दोस्तों हटा दिया गया। और अब हमारे पास मूल अधिकार की संख्या कितनी रह गई दोस्तों? तो मूल अधिकार की संख्या अब हमारे पास 6 रह गई। पहले कितनी संख्या थी दोस्तों? तो पहले ये 7 थी, लेकिन 44वें संविधान, अब देखिए क्वेश्चन कैसे बनता है मैं आपको बताता हूं। देखिए जैसे पूछेगा कि बताइए पहले हमारे मूल अधिकार कितने थे, तो सबसे पहला तो ये हो गया कि हमारे मूल अधिकार पहले 7 थे। अब हमारे मूल अधिकार की संख्या कितनी है? तो दोस्तों अब हमारे मूल अधिकार की संख्या 6 है। और उसमें अगर पूछे कि बताइए कि संपत्ति का अधिकार जो था वो कौन से संवैधानिक संशोधन के द्वारा हटाया गया था, तो दोस्तों संवैधानिक संशोधन अगर आपसे पूछ दे तो वो 44वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा जो है संपत्ति का अधिकार जो है वो हमारे मौलिक अधिकार से हटा दिया गया। ठीक है दोस्तों, तो ये मौलिक अधिकार के बारे में दोस्तों हम एक अलग से मैं वीडियो बनाऊंगा और उसको अलग से समझाऊंगा, क्योंकि दोस्तों मौलिक अधिकार बहुत ही अच्छा टॉपिक और बहुत अच्छा से समझने वाला ये अगर कहा जाए तो एक टॉपिक है। ठीक है दोस्तों, इसके बारे में मैं आपको अलग से बताऊंगा। इसके बाद जो है 6ठा नंबर हमारा कह रहा है कि राज्य के नीति निदेशक तत्व। कहने का मतलब ये हुआ दोस्तों कि राज्य के नीति निदेशक तत्व का तात्पर्य ये हुआ, सबसे पहले ये जानिए कि ये लिया कहाँ से गया है। तो दोस्तों राज्य का नीति निदेशक तत्व जो है वो आयरलैंड से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? आयरलैंड से। और राज्य के नीति निदेशक तत्व का मतलब ये हुआ कि दोस्तों अगर इस हमारे कानून में, संविधान में अगर केंद्र सरकार या राज्य सरकार कोई कानून बनाती है, केंद्र सरकार या राज्य सरकार कोई कानून बनाती है दोस्तों, तो उन्हें ये राज्य के नीति निदेशक तत्व के तहत बनाना होता है। इसमें कुछ उपबंध होते हैं दोस्तों, उन्हीं के रिगार्डिंग केंद्र सरकार और राज्य सरकार जो हमारा कानून में संशोधन करेंगे, जो हमारे कानून बनाएंगे, तो वो इसी के रिगार्डिंग राज्य के नीति निदेशक तत्व के अधीन जो आते हैं बातें, उनके अधीन ही बनाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो इसके बारे में भी दोस्तों हम एक अलग से इसके पार्ट को देखेंगे कि राज्य के नीति निदेशक तत्व क्या होते हैं। और दोस्तों राज्य के नीति निदेशक तत्व अगर पूछते कि कहां से लिया गया है, क्योंकि देखा दोस्तों मैं बहुत से एग्जाम के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखा हूं, तो ज्यादातर उसमें ऐसे क्वेश्चन डालते हैं कि बताइए कि राज्य के नीति निदेशक तत्व कहां से लिए गए। तो कहां से लिए गए थे? ब्रिटेन से, आयरलैंड से लिए गए थे। कहां से लिए गए थे दोस्तों? आयरलैंड से। राज्य के नीति निदेशक तत्व कहां से लिए गए थे? आयरलैंड से। उसके बाद जो है दोस्तों हमारा आता है 7वां मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य। क्या आता है दोस्तों? मौलिक कर्तव्य। 7वां जो आता है दोस्तों हमारा आता है मौलिक कर्तव्य। जैसा कि मैंने आपको भारतीय संविधान के विदेशी स्रोत में बताया था कि मौलिक कर्तव्य जो है दोस्तों वो हमारा कहां से लिया गया था? रूस से। पूर्व सोवियत संघ रूस, उसे हम पूरे नाम में कहते हैं पूर्व सोवियत संघ रूस। तो दोस्तों उसे हम कहां से लिए थे? रूस से। और वर्तमान में दोस्तों मौलिक कर्तव्य की संख्या कितनी है? तो दोस्तों वो है 11। कितने हैं मौलिक कर्तव्य की संख्या? अगर यह आपसे पूछ दे कि मौलिक कर्तव्य की संख्या कितनी है, तो दोस्तों वो है 11। ठीक है, मौलिक कर्तव्य की संख्या कितनी है? 11। अब देखिए मौलिक कर्तव्य का मतलब क्या होता है कि भारत के जो नागरिक हैं, भारत के जो भी नागरिक हैं, उनको मौलिक अधिकार, मतलब मौलिक अधिकार के तहत अपने मानने का अधिकार उन्हें दिया गया है। अगर मान के चलिए आपके मौलिक अधिकार में किसी तरह का हनन होता है तो आप इसे लेके कहीं भी नहीं जा सकते हो, लेकिन अगर मूल अधिकार आपका हनन होता है तो आप उसे लेके आप कोर्ट जा सकते हो और उस
आधार पे आप केस कर सकते हो कि हमारा मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है। ठीक है दोस्तों, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि मौलिक कर्तव्य के हनन होने पे हम कोर्ट नहीं जा सकते, इसका हनन होने पे हम कुछ नहीं कर सकते। ठीक है दोस्तों, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। उसके बाद आया दोस्तों सार्वभौमिक मताधिकार। देखिए दोस्तों, सार्वभौमिक मताधिकार का मतलब क्या होता है कि हमारे देश में सभी व्यक्ति, सभी जाति, सभी लिंग, सभी को एक समान वोट देने की अधिकार है। कहने का मतलब हमारे संविधान में किसी को ऐसा नहीं है कि कोई निचले तबके से, कहने का मतलब निचले कास्ट से आता है उसके लिए अलग निर्वाचन प्रणाली बना दी जाए, और कोई अगर अलग, जैसे कहने का मतलब कि पुरुष है उसके लिए अलग, ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। सार्वभौमिक मताधिकार का मतलब ये हुआ कि सभी के लिए समान मौलिक अधिकार, मताधिकार, किसी के लिए ऐसा नहीं है कि अलग निर्वाचन प्रणाली उसके लिए बना दी जाए। और दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण बातें इसमें जो होती है, देखिएगा पहले जो दोस्तों थी हमारे वोट देने का अधिकार, वोट देने की जो उम्र थी, जो हम मताधिकार करते थे वो हम कितने उम्र से करते थे, तो पहले दोस्तों हम करते थे 21 वर्ष से। 21 वर्ष जब किसी व्यक्ति का आयु हो जाता था तब जाके वो अपना मत देने के लिए एलिजिबल होता था, तब जाके वो अपना मत दे सकता था। ठीक है दोस्तों, लेकिन इसे 21 वर्ष जो था, इसे 61वें संवैधानिक संशोधन, कौन सा संशोधन दोस्तों, देखिएगा 61वां संवैधानिक संशोधन, 61वां संवैधानिक संशोधन के द्वारा, 61वां संवैधानिक संशोधन के द्वारा दोस्तों इसे जो है, इसे 21 वर्ष को घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। कितने वर्ष कर दी गई दोस्तों? 18 वर्ष। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, यहाँ से सबसे महत्वपूर्ण बातें देखी जाए तो ये निकल के आती है कि अगर आपसे पूछ दे कि बताइए हमारे संविधान में पहले मताधिकार देने का उम्र कितना था, तो वो पहले था 21 वर्ष। पूछे कि अब मताधिकार देने का उम्र कितना है, तो दोस्तों वो है 18 वर्ष। लेकिन अब ये पूछ दे कि बताइए कि हमारे संविधान में 21 वर्ष जो उम्र थी मताधिकार देने की, उसे 18 वर्ष कौन से संवैधानिक संशोधन के द्वारा किया गया, तो दोस्तों वो जो हो जाएगा वो हो जाएगा 61वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा। कौन से संवैधानिक संशोधन के द्वारा दोस्तों? 61वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा जो है हमारा मताधिकार देने का उम्र जो है दोस्तों वो 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। 21 वर्ष से घटा के 18 वर्ष कर दी गई। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद है कि ये बातें आप समझ पाए होंगे कि हमारा उम्र कितना घटा के कर दिया, 18 वर्ष। कौन से संवैधानिक संशोधन? 61वें संवैधानिक संशोधन। अब दोस्तों आते हैं स्वतंत्र न्यायपालिका। स्वतंत्र न्यायपालिका का मतलब ये हुआ मेरे भाई कि हमारे देश की जो न्यायपालिका है इस पे किसी का अधिकार नहीं है। कहने का मतलब ना ही इस पे केंद्र सरकार अपना वर्चस्व, कहने का मतलब अपना दबदबा बना सकती है, और ना ही राज्य सरकार इस पे अपना दबदबा बना सकती है। कहने का मतलब हुआ कि स्वतंत्र न्यायपालिका का अर्थ है कि ये न्यायपालिका जो है स्वतंत्र काम करेगी, किसी भी चीज़ को लेके ये अपने स्वतंत्र से काम करेगी। इस पर ना ही केंद्र सरकार अपना दबाव बना सकता है कि हाँ मेरे अधीन आप ये काम करो, और ना ही राज्य सरकार ये दबाव बना सकती है कि मेरे अधीन आप ये काम करो। तो दोस्तों आपसे पूछे कि बताइए कि न्यायपालिका कैसी, इसकी कैसा कार्य है इसका, तो दोस्तों स्वतंत्र है ये किसी के अधीन नहीं आता है। कहने का मतलब इस पे ना ही केंद्र सरकार दबाव दे सकती है, ना ही राज्य सरकार दबाव दे सकती है। तो दोस्तों ये जो हो गया स्वतंत्र न्यायपालिका, ये ध्यान में रखिएगा। उसके बाद आता है दोस्तों संसदीय शासन प्रणाली। दोस्तों संसदीय शासन प्रणाली का मतलब ये हुआ कि संसद जो हमारा कानून बनाएगी, संसद के मतलब हुआ कि दोस्तों इसमें संसद में जो होते हैं वे 3 होते हैं। देखिए संसद में एक तो होता है राज्यसभा, एक होता है राज्यसभा, और एक होता है दोस्तों लोकसभा, और एक जो होते हैं दोस्तों इनमें राष्ट्रपति होते हैं। दोस्तों इनसे मिलके जो कानून बनती है उन्हें दोस्तों हमें अपने संविधान में लागू करना होता है और हमें मानना होता है। तो संसदीय प्रणाली जो हुआ दोस्तों, संसदीय शासन प्रणाली, इसका मतलब ये हो गया कि संसद जो किसी प्रकार की कानून बनाएगी तो वो इन तीनों से मिलके कोई कानून बनता है तो वो भारत के नागरिक को मानना होता है, संसदीय शासन प्रणाली है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद आते हैं त्रिस्तरीय शासन। दोस्तों ध्यान रखिए कि भारत एकमात्र ऐसा देश है जहां त्रिस्तरीय शासन व्यवस्था है।
आपसे क्वेश्चन पूछ देगा कि बताइए भारत में कैसी शासन व्यवस्था है। तो दोस्तों आप बताइएगा कि भारत में त्रिस्तरीय शासन व्यवस्था है। कैसी व्यवस्था है दोस्तों? त्रिस्तरीय। त्रिस्तरीय का मतलब क्या होता है दोस्तों, मैं बताता हूं आपको। देखिएगा दोस्तों, त्रिस्तरीय का मतलब ये हुआ कि भारत में जो 3 तरह के इसमें शासन किए जाते हैं। देखिए कैसे किए जाते हैं मैं बताता हूं। देखिए इसमें जो है सबसे पहला शासन जो है वो केंद्र सरकार के द्वारा इसमें होता है। एक केंद्र सरकार आते हैं, एक केंद्र आता है, ठीक है दोस्तों, एक केंद्र आता है, ठीक है, एक केंद्र आता है, और एक जो है दोस्तों वो राज्य आता है, राज्य, और एक जो दोस्तों है वो पंचायती राज। क्या आता है? पंचायती राज। दोस्तों देखिएगा पंचायती राज। तो ये तीनों जो है दोस्तों मिलके एक त्रिस्तरीय शासन व्यवस्था का निर्माण करती है। त्रिस्तरीय कहने का मतलब एक तो हो गया केंद्र स्तर पे, एक हो गया राज्य, और एक हो गया पंचायती राज। तो दोस्तों ध्यान रखिए कि अपने भारत एकमात्र ऐसा देश है जहां त्रिस्तरीय शासन प्रणाली है। ठीक है दोस्तों, त्रिस्तरीय शासन प्रणाली है। अब दोस्तों हम आते हैं धर्मनिरपेक्ष तथा पंथ निरपेक्ष। ठीक है दोस्तों, धर्मनिरपेक्ष और पंथ निरपेक्ष। देखिएगा दोस्तों, धर्मनिरपेक्ष या पंथ निरपेक्ष का मतलब क्या हुआ? धर्मनिरपेक्ष का मतलब यह हुआ दोस्तों कि भारत का जो है, भारत का दोस्तों, भारत का न ही अपना कोई धर्म है, भारत का अपना कोई धर्म नहीं है, ना ही भारत मतलब किसी धर्म के लिए ऐसा नहीं है कि भारत में सिर्फ हिंदू हैं, भारत में सिर्फ मुसलमान हैं। इसलिए दोस्तों धर्मनिरपेक्ष, इसमें व्यक्तिगत जाति धर्म है। ठीक है दोस्तों, अपना भारत में भारत का कोई पर्सनली धर्म नहीं है। ये अपना भारत जो है वो संविधान से धर्मनिरपेक्ष है। इसके अंदर किसी भी ऐसा नहीं है कि किसी भी तबके के लिए एक स्पेशल इसमें धर्म की बात की गई। तो दोस्तों ये ध्यान रखिए कि भारत जो है वो कैसा है? धर्मनिरपेक्ष है, धर्मनिरपेक्ष राज्य। कहने का मतलब इसमें किसी भी प्रकार का इसका अपना धर्म नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो ये ध्यान रखिएगा कि भारत का पूछे कि अपना कौन सा धर्म है और उसमें ऑप्शन दे देगा हिंदू, मुस्लिम, कुछ भी अगर करके उसके बाद दे देगा कि इनमें से कोई नहीं, तो दोस्तों वो हो जाएगा कि भारत का अपना कोई धर्म नहीं है, भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। ठीक है दोस्तों, भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। तो दोस्तों ये जो थी ये बातें दोस्तों, ये हमारे संविधान की विशेषता थी। और ये जो है दोस्तों, अब कहिएगा क्या इनसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं? दोस्तों बिल्कुल बनते हैं। अब देखिए कैसे बनते हैं मैं आपको बता दूं। सबसे पहला आपको पूछेगा कि जैसे मान के चलिए आपसे पूछ दिया कि बताइए भारत एक कैसा राज्य है, तो दोस्तों आप उसमें ऑप्शन दे देगा कि धर्मनिरपेक्ष है, या फिर उसमें कुछ अलग तबके का धर्म की जिक्र कर देगा। तो दोस्तों वो हो जाएगा कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। अब अगर क्वेश्चन दे दे कि बताइए भारत में कैसी शासन व्यवस्था है, तो भारत में दोस्तों त्रिस्तरीय शासन व्यवस्था है। उसके बाद अगर पूछ दे कि बताइए न्यायपालिका जो है किसके अधीन कार्य करती है, न्यायपालिका जो है किसके अधीन कार्य करती है, तो दोस्तों आप कहिएगा कि न्यायपालिका किसी के अधीन नहीं कार्य करती है, ये स्वतंत्र है, ये किसी के अधीन नहीं आती। उसके बाद अगर पूछ दे कि बताइए राज्य का नीति निर्देशक तत्व जो है ये कहाँ से लिया गया, तो दोस्तों आप कहिए कि राज्य का नीति निर्देशक तत्व जो है वो आयरलैंड से लिया गया। अब अगर आपसे पूछ दे कि बताइए कि भारत में जो है वोट मताधिकार देने का जो हमारा अधिकार था वो 21 वर्ष से घटा के 18 वर्ष किया गया, किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा? किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा उम्र जो था वोट का 21 वर्ष से 18 वर्ष कर दिया गया? तो दोस्तों ये जो था संवैधानिक संशोधन 61वां संवैधानिक संशोधन। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद है कि यहाँ तक की बातें आप समझ पाए होंगे। और इसमें एक और चीज़ आपसे पूछ सकती है कि बताइए भारत का संविधान कैसा संविधान है? तो दोस्तों भारत का संविधान जो है वो लिखित संविधान है और सबसे बड़ा लिखित संविधान है। ठीक है, अब पूछे कि अलिखित संविधान सबसे बड़ा किसका है, तो ब्रिटेन का। ठीक है, अमेरिका का संविधान कैसा है, तो वो भी लिखित संविधान है। ठीक है, और पूछ दे कि संविधान निर्माण करने की प्रक्रिया सर्वप्रथम किसने शुरू की थी, तो दोस्तों वो फ्रांस ने शुरू की थी। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद है कि यहाँ तक की चीज़ें आप समझ पाए होंगे, उम्मीद है कि यहाँ तक की चीज़ें आप समझ पाए होंगे और आपको अच्छा लगा होगा। तो दोस्तों अब हम यहीं तक इसको रखते हैं। अब जो है दोस्तों हम अगले टॉपिक
में एक अलग नए चीज़ों को देखेंगे। तो दोस्तों उम्मीद है कि यहाँ तक की चीज़ें आपको अच्छी लगी होगी। तो दोस्तों अगर आपको ये अच्छा लगा तो दोस्तों इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए विदा लेता हूँ।